वहीं संसद की कार्यवाही से छूटकर अन्य सांसद एवं मंत्री और अधिकारीगण संसद भवन के प्रांगण में सर्द माह में गुनगुनाती धूप का आनंद लेते हुए गप सड़ाके करने लगते हैं। तभी अचानक गेट नंबर 11 पर हलचल काफ़ी तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने वाला था। सुरक्षा गार्ड्स अपने पोजीशन पर तैनात होते हैं और इस समय सभी का ध्यान इसी तरफ होता है। मगर इसी बीच सुरक्षा कर्मियों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से संसद भवन के अंदर दाखिल होती है और वह जाकर सीधे उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकरा जाती है। अचानक हुई इस टक्कर ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वहां पर हड़कंप सा मच गया। कार की रफ्तार देखकर संसद की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों में से एक सुरक्षा गार्ड निहत्थे ही जगदीश प्रसाद यादव तेजी से उस कार की तरफ भागते। तेजी से दौड़ती कार अचानक रुकती है और उस पे से अचानक ही 5 AK-47 से लैस आतंकवादी बाहर निकलते हैं और तीव्रता के साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार के बीच अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, उनकी गोलियों का निशाना कई लोग बन जाते हैं। इसी बीच सुरक्षाकर्मी जगदीश प्रसाद यादव उन आतंकवादियों को निहत्थे ही रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बन जाते हैं और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए आतंकवादी गेट नंबर 9 की तरफ जाकर डट जाते हैं। गेट नंबर 9 वही गेट है जिससे प्रधानमंत्री अक्सर संसद भवन के अंदर एंट्री करते हैं। भली भांति रैकी करके आए हुए ये आतंकवादी कार से निकलकर सीधे संसद भवन के प्रांगण में तार बिछाने का कार्य शुरू कर देते हैं। आतंकवादियों के इन नापाक मंसूबों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा भांपने में समय नहीं लगता और उनके द्वारा संसद परिसर को विस्फोटकों से उड़ाने की साजिश को नाकाम करते हुए ये सुरक्षाकर्मी तेजी से आतंकवादियों पर टूट पड़ते हैं और उनके मंसूबों को नाकामयाब कर देते हैं। इस दौरान 3 और सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं। वक्त होता है 11:35 का। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री संसद परिसर से निकल चुके थे, लेकिन अभी भी तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ लगभग 200 सांसद और अधिकारी एवं मंत्री संसद परिसर के अंदर ही अभी थे। ऐसे में बाहर जहां अफरा तफरी का माहौल था, वहीं अंदर ठीक इसके विपरीत नेता और अधिकारी इस हमले से अनजान शोर शराबे को महज विपक्ष का एक आंदोलन मात्र समझ रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर दहशतगर्दों का नंगा नाच चल रहा है। लेकिन तभी तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के फ़ोन की घंटी बजती है और टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती और उनके चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बताते हैं कि बाहर से आ रही आवाज़ किसी पटाखों की नहीं बल्कि आतंकवादियों की गोली और बमों की है। संसद में बमों और गोलियों की कान फाड़ देने वाली आवाज़ से पूरा परिसर दहल सा जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। कई सांसदों को संसद के सुरक्षाकर्मी अपने साथ सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं। संसद के भीतर मचे इस अफरा तफरी के माहौल के बीच 5 आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागते हैं। गेट नंबर 9 और उनके बीच का
डिस्टेंस काफ़ी कम होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच गेट नंबर 9 पर मौजूद एक सुरक्षाकर्मी अपनी होशियारी दिखाते हुए गेट नंबर 9 का दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों पर ज़बरदस्त तरीके से टूट पड़ते हैं और 3 आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। लेकिन बचे हुए 2 आतंकवादियों ने कोहराम मचाया हुआ था। इसी बीच साहसी कर्मचारियों ने चौथे आतंकवादी को भी मार गिराया और तब आखिरी आतंकवादी गेट नंबर 9 की तरफ ना जाकर गेट नंबर 1 की तरफ भागता है। यह फायरिंग करता हुआ काफ़ी तेज़ी से गेट नंबर 1 की तरफ भागता है और वहां पहुंचकर रुक जाता है और अपनी पीठ पर लदे विस्फोटकों एक मानव बम में तब्दील हो जाता है और पलक झपकते ही खुद को भयंकर ब्लास्ट के साथ उड़ा लेता है। और देखते ही देखते उस आतंकी के चीथड़े संसद परिसर के चारों तरफ फैल जाते हैं। संसद परिसर की दीवारें मांस के लोथड़ों और उसके खून से सनकर लाल हो जाती हैं। बारूद और इंसानी शरीर की गंध वहाँ की हवा में दूर तक घुल जाती है। इस तरह करीब 45 मिनट तक चले इस खूनी संघर्ष के जवाब में सुरक्षाकर्मियों ने सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया और गोलियों व बमों की आवाज़ अब एक एम्बुलेंस के सायरन के रूप में तब्दील हो जाती है, क्योंकि इस हमले में करीब 9 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से एक महिला भी थी। इस हमले से पूरा देश दहल उठा था और स्तब्ध सा रह गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि भारत आतंकवाद से सख्ती से निपटेगा और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि अब तक ये पता ही नहीं था कि हमला किसने और क्यों किया या क्यों कराया, लेकिन आतंकियों के शवों और बैग से मिले सबूतों ने हमले के पीछे के गुनहगारों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण कदम उठाया और इससे यह साफ हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने छानबीन करके हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा लिया है। उसे गिरफ्तार किया गया। इसकी पहचान हमले के वक्त इस्तेमाल कार और मोबाइल सेल की लोकेशन के आधार पर पता की गई। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु का चचेरा भाई शौकत अली हुसैन गुरु और उसकी पत्नी अफसा गुरु और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर SAR गिलानी शामिल थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सबूतों के अभाव में प्रोफेसर SAR गिलानी और अफसा गुरु को बरी कर दिया जाता है, लेकिन अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी जाती है और शौकत हुसैन को 10 वर्षों की सख्त सज़ा दी जाती है। अफजल गुरु को फांसी की सज़ा मिलते ही उसकी तरफ से दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है, जिसे वर्ष 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सख्ती से खारिज कर दिया जाता है। के बाद 9 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। भारत ने अफजल गुरु को फांसी देकर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा।